जरदारी साहब को अपनी पार्टी का सरबराह होते हुए पूरा हक हासिल है कि वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोके और लाड़काना के वजीर आजम के लिए रास्ता हमवार कर आवाम फैसला करेंगे। शहजादी साहिबा का ताल्लुक बुशरा मानिका साहिबा के साथ था। ये एक नेक्सस था जिसने वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर असरअंदाज होकर अपनी मर्जी का वजीर आला पंजाब पर मुसल्लत करवाया। मैं गवाह हूं इस बात का कि पंजाब के अंदर डीपीओ से लेके पटवारी तक जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी उसमें शेयर जाता था। नया पाकिस्तान बना जी 3-3 करोड़ का डीसी लग रहा है, 5-5 करोड़ का कमिश्नर लग रहा है। ये नया पाकिस्तान बनाया है। हमें मदीना की रियासत समझाता रहा और खुद देखो क्या किया। आपको पता है कौन बांधा था तिजोरियां? वो फर्क होगी पैसे किसको पहुंचाती थी? जब गाय की तिजोरी में माल पड़ा हो और वो दूसरों को जाके समझा रहा हो कि रियासत मदीना कैसे बना दिया। लानत है ऐसे रियासत मदीना बनाने वाले के नाम लेने वाले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज एक रिपोर्ट मीडिया पे आई और पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन्स ने उसको प्ले किया, उसको दिखाया, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ बना के पूरे पाकिस्तान को दिखाया गया। और ये रिपोर्ट बेसिकली फराह शहजादी गोगी जिनका नाम है और एहसन जमील गुजर साहब जो ज़ाहिर है उनके खामद हैं, उनसे रिलेटेड है ये। और उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि इनके जो असासे थे 2017 से लेकर 2020 तक उसमें 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। ये क्लेम है उसके अंदर। फिर उसमें यह कहा गया कि 2020 में फराह गोगी ने जो अपने असासे डिक्लेयर किए वो 95 करोड़ रुपए के थे और उन्होंने इसे तस्लीम किया और वाकई उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरे 95 करोड़ रुपए के असासे हैं। और उसमें कुछ गैर ज़ाहिरी असासे भी हैं जो ज़ाहिर उनकी अपने मलकियती थे लेकिन उन्होंने किसी जगह जाहिर नहीं किए और वो उस वक्त 3 अरब 82 करोड़ रुपए के थे। फिर फराह गोगी साहिबा के हवाले से ये भी एक चीज़ सामने आई कि 3 बरसों के अंदर जितना अरसा इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे उस दौरान इनके जो ज़ाहिरी असासे हैं उनमें 420% इजाफा हुआ, जबकि जो उन्होंने जाहिर नहीं किया असासे उनमें 15,300% इजाफा हुआ। और फिर इसमें 102 बैंक अकाउंट्स का जिक्र भी है। अब ये इस किस्म की रिपोर्ट्स तो आती रहती हैं, इस किस्म की रिपोर्ट्स आनी भी चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी जो है वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक किसी ने क्लेम नहीं किया कि ये रिपोर्ट मैंने बनाई है। ना FIA की तरफ से जारी हुई, ना पुलिस की तरफ से जारी हुई, ना ही किसी रिपोर्टर ने यह क्लेम किया है कि ये डाटा मैंने जमा किया है, और ना ही सरकार ने इसको ऑन किया, ना ही हुकूमत ने अब तक ऑन किया है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अता तारड़ साहब इसको ऑन कर चुके हैं। अलीम खान साहब जो सदर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, उन्होंने इसी के ऊपर तकरीर की। और इसके अलावा अब सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर भी इस पर बात हो रही है। अब सवाल यह है कि अगर ये रिपोर्ट वाकई दुरुस्त है तो ये रिपोर्ट बनाई किस तरह, और बनाने वाला फिर इसको क्लेम क्यों नहीं कर रहा, और अगर ये किसी जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है तो फिर वो जर्नलिस्ट सामने क्यों नहीं आ रहा। ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अली नवाज अवान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत वोकल लीडर हैं, और उनके साथ साथ अहमद डोगर साहब, ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बटल मानसेरा के अंदर एक छोटा सा टाउन है, वहाँ एक साहब जो इनके रज़ाउल्लाह खान साहब जो PTI के वर्कर हैं उनके घर में छुपे हुए थे, और ये क्लेम किया जा रहा है कि इनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक और चीज़ इसके बारे में ये गर्दिश कर रही है कि अनकरीब अली नवाज अवान साहब और उसके साथ अहमद डोगर साहब इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर किसी टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यू देंगे, और उसके बाद वो ऐलान कर देंगे कि हम सियासत से ताइब हो रहे हैं या फिर हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब ये क्लेम किया जा रहा है कि अनकरीब ये दोनों इंटरव्यूज़ भी आने वाले हैं। क्या वाकई ऐसे इंटरव्यूज़ आने वाले हैं? और ये जो करप्शन की स्टोरीज़ हैं, ये जब करप्शन हो रही होती है तो उस वक्त क्यों नहीं रोका जाता, और जब ये हो चुकी होती है तो फिर ये रिपोर्ट्स क्यों सामने आती है? ये सारे सवाल हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शौकत पराचा साहब तशरीफ रखते हैं, अतर काजमी साहब तशरीफ रखते हैं, मजहर अब्बास साहब तशरीफ रखते हैं। तीनों किसी तारफ के मोहताज नहीं। और टेलीफोन पर हमारे साथ ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक था, और ये वज़ीर आला पंजाब के मशीर भी रहे और एहतसाब के मशीर रहे। तो ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। सर, ये फरमाइएगा कि ये जो रिपोर्ट है बड़ी खौफनाक है कि 420% फराह गोगी साहिबा के जो असासे जिन्होंने डिक्लेयर किए थे उनमें इजाफा हो गया, और 15,300% इजाफा उनके जो गैर तस्दीक शुदा असासे हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए उनमें हो गए। तो ये सब कुछ क्यों होता रहा और पंजाब में होता रहा जहां आप मशीर भी थे एहतसाब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। पहली बात ये कि इसको रिपोर्ट का ऑथेंटिकेट करना बड़ा लाजमी है। इसको FBR ऑन करे या कोई ऐसा महकमा जो इसका जिम्मेवार उसको ऑन करे, तो फिर इस पे जो है ना आप
एक तस्दीकी जुमले के साथ या किसी ऑथेंटिसिटी के साथ बात कर सकते हैं। ये कहने के बाद मैं सिर्फ ये कहूंगा कि फरज शहजादी जो हैं उनके ज़ाती तल्लुकात बुश बीवी के साथ लाजमी थे, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन याद रहे कि फरज शहजादी जो हैं वो पीटीआई की कोई ओहदेदार नहीं थी। और दूसरी बात यह कि 17 महीने इन लोगों की हुकूमत रही, चाहिए था ये केस बनाते, उनको रिपेट्रिएट करते, रेड वारंट इशू करते, तो केस चलाते। हमने तो इसमें कभी किसी ने डिसऑन नहीं किया इस बात को। मसला ये है कि दे वांट टू कनेक्ट, इसको वो कनेक्ट करना चाहते हैं बुशरा बीबी के साथ और वहां से इमरान खान के साथ। अगर उन्होंने ये असासे बनाए तो पहली बात ये है कि मैं लीगली बात करूंगा कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है तो ये फिर अवाम का पैसा नहीं बनता। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने डिक्लेयर जो किए तो उसके उन्हें डेफिनेटली सोर्स बताई होगी। अगर जो डिक्लेयर नहीं किए, अनडिक्लेयर्ड हैं, इलीगल हैं, तो डेफिनेटली इसमें एफआईआर का एक केस बनता है और श्योरली उसको एफआईआर जो टैक्स डिवीजन में ले सकता है। अभी इसको कनेक्ट करना इमरान खान के साथ या बुशरा बीबी के साथ वो बड़ा लाजमी होगा। ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिस को यूज किया गया, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अगर उस ऑफिस को यूज किया गया तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी वहां पे बनती है चीफ मिनिस्टर ऑफिस की। और फिर अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है वो आपको ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी, कहाँ पे किए, कहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हुई। अभी ये किसी के साथ साथी तल्लुकात हैं तो उसको जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे लीगली तो ये एक तरह से लेकिन भाई साहब मसला ये है कि ये जो फरद बीबी हैं इनका ताल्लुक जाहिर है बुशरा बीबी के साथ है और बुशरा बीबी के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है इनका। दूसरा ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी होती थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी आती थी, बुशरा बीबी के साथ भी रहती थी, बुशरा बीबी के साथ भी चलती फिरती थी। फिर एहसन जमील गुजर साहब उनके खामद हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपके सामने हैं। फिर इस वक्त उस वक्त के जो डीसीज हैं, कमिश्नर्स हैं, को आरपीओज हैं, फिर डीपीओज हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि जी हमने ये पोस्टिंग जो थी वो फरा बीबी को पैसे दे के ली थी। और वो बाकायदा उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन वो गवर्नमेंट उस वक्त भी क्लेम करती रही कि हमारे पास वो प्रॉपर सबूत मौजूद हैं। फिर इनके असासे, फिर इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। तो हम इनको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते इमरान खान साहब से। देखिए जरूर आप कह रहे हैं अगर आप इस वक्त आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। जो वक्त चल रहा है ना, कोई डीसी, कोई कमिश्नर कुछ भी कह सकता है, ऐसे कहा गया, वैसे कहा गया, उसमें वो सबूत दें जी कि ये चेक था, ये पैसे थे, ये मैंने दिए। ये रिश्वत का चेक तो नहीं होता ना गिरी साहब? नहीं, फिर ऐसे देखिए ना, या तो फिर आप लीगली बात करें या फिर कहें कि हाँ ये ऐसे हुआ, तो आप मर्जी पे तो नहीं चल सकता ना। आप किसी पे ऐसे कीचड़ उछाल दें और उसको साबित ना कर सकें, कोर्ट में ना ले जा सकें, केस ना बना सकें, तो मैं तो इसको हेयर से ही कहूंगा डीसी ने अगर पैसे दिए तो उसकी वो सबूत दे, वरना हम तो। अच्छा, वैसे इसमें ब्रिगेड साहब ये जो असासे हैं इनको आप ज़हन में रखें कि एहसन जमील गुजर साहब पहले भी बिजनेसमैन थे, फरा बीबी पहले भी बिजनेसमैन थी, लेकिन जो उनके असासों में इजाफा हुआ है वो 3 साल के अंदर हुआ है, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जब बुशरा बीबी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठती थी, जब वो खातून अव्वल थी। तो अगर तो ये बिजनेस से पैसे कमाए गए हैं तो उससे पहले कमा लेते हैं, उसके बाद कमा लेते हैं। ये सिर्फ 3 साल के अंदर कौन सा ऐसा दूध की नहर थी या शहद की नहर थी या कोई तेल निकल आया था जिससे इन असासों में इजाफा हो गया? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एफबीआर इसको ऑथेंटिकेट करें इन रिपोर्टों को कि वाकई ये रिपोर्ट सही है, उनके खिलाफ केस बनाए, केस बना के उसको कनेक्ट करें। अभी इसको ये कहता ना कि उन्होंने कंप्लीट इमरान खान का या फिर वहां से कोई ऑर्डर पास हुए हैं तो इस तरह की मिसयूज ऑफ ऑफिस अथॉरिटी हुई है, उसको कनेक्ट करें और केस बनाए, इमरान खान को इम्प्लीकेट करें। अगर चीफ मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर को इम्प्लीकेट करें, जरूर करें, केस जरूर बनाएं। अगर एसेट्स बने हैं तो उनको ऑथेंटिकेट करें एफबीआर, देयर इज नो डिनायल। लेकिन इसके अलावा जो बातें करना, ये किकबैक थे, ये थे, वो थे, तो मेरे नजदीक लीगली स्पीकिंग ऐसे एक राम कहानी बनता। अब आखिरी 2 सवाल आपसे, पर ये फरमाइए, अगर फरा बीबी और एहसन जमील गुजर ये दोनों वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो फिर बुशरा बीबी की क्या पोजीशन होगी और खान साहब की क्या होगी? वादा माफ गवाह बनने के लिए किसी केस में सबसे पहले मुजरिम होना लाजमी है कि वो शख्स जिसके खिलाफ केस कराया जा रहा है, इमरान खान या बुशरा बीबी, वो खुद भी मुजरिम हों, उनके साथ ये कनेक्ट हो रहे हों, उनके साथ ट्रांजैक्शन हुई हों, और होने के बाद जब ये साबित हो जाए और ये भी मुजरिम हों, ये हों रिश्वत देने में और वो हों रिश्वत लेने में,
फिर ये पूरा जब केस बन जाएगा तो जब सारे उसमें से एक मुजरम उठ के वादा माफ बन सकता है, अप्रूवल बन सकता है। पहले आपको केस की एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि इमरान खान या बुशरा बीबी वाज द बेनिफिशरीज, उन्होंने इसका फायदा उठाया या उन्होंने मिसयूज ऑफ ऑफिस किया, फिर आप इसको वादा माफ रख सकते हैं। अदरवाइज वादा माफ किस बात पे बनेगा? ठीक। और आखिरी सवाल ये है कि ये आप समझते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की ये कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है इस किस्म की रिपोर्ट से? बिल्कुल, मेरे नजदीक इसकी एक तो लीगल कनेक्टेशन कनेक्टिविटी सिफर है। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि फरद शहजादी से बुशरा बीबी से होते हुए इमरान खान तक पहुंचे, लेकिन ये ऐसा नामुमकिन है बिकॉज इमरान खान ने कभी अपने ऑफिस को मिसयूज नहीं होने दिया, न कभी इंस्ट्रक्शन ऐसी पास की, न कभी कोई ऐसा ऑर्डर पास किया। अगर लोअर टीयर्स पे कोई ऐसी गड़बड़ होती रही है और उनके नॉलेज में अगर आई भी है तो ये ऑलवेज टुक द एक्शन, बिकॉज मैं इसका विटनेस हूं, मैं उनका अकाउंटेबिलिटी का एडवाइजर था। जब भी मैं कोई नोटिस में ऐसी बात लाई है तो ये ऐसे प्रॉम्प्ट एक्शन। जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में था तो उन्हें अपने पीटीआई के एक लीडर के खिलाफ जब मैंने कहा कि ये मिसयूज है, उन्होंने कहा टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, रिटर्न दी 7 करोड़ रुपीज, उसको जेल में डालो। ये किसके बारे में था सर? किसके बारे में सर? किसके बारे में बरगेड़ी साहब? ये मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं सर, नाम लेना यही तो मसला है कि नाम नहीं लिया जाता। पीटीआई के लीडर का नहीं, मैं देखिए केस ऑन रिकॉर्ड, एक शख्स था पीटीआई का लीडर था, उसके ने 60 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। मैंने कहा जी कि इसको वापस करें हुकूमत पंजाब को। उन्होंने कहा जी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और मेरा एक वहां पे प्रेस्टीज है, मैं वापस नहीं कर सकता और हम हुकूमत में। आई वेंट टू द खान साहब, मैंने इमरान खान साहब से कहा कि ये मसला है। उन्होंने कहा उसे को वापस करे वरना उसको आप FIR दर्ज करो, उसको अंदर करो। आई केम बैक नेक्स्ट डे, आई टोल्ड हिम कि जनाब वाला ये आपको वापस करनी होगी वरना आपके साथ मैं FIR दर्ज करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, ही सरेंडर दैट, इट इज ऑन रिकॉर्ड, आप चेक किया जा सकता है। लेकिन नाम नहीं बता रहे आप उनका? नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बात ये है जो मैं हल्फिया कह रहा हूँ, ये बात आई एम अल्लाह हज़रत नाज़र जान के कह रहा हूँ। द मैन ऑफ अ कैरेक्टर इमरान खान, वो कभी अक्रॉस द बोर्ड जाता है, उसका पता चल जाए को अगर उसका मिसट्रस्ट है किसी के ऊपर या ट्रस्ट को ब्रीच करे तो वो खिड़की के रास्ते उसको बाहर फेंकता है, दरवाजे के रास्ते नहीं जाने देता। ठीक हो, उसूल है, नाम ही उसका भूल जाता है। ठीक, प्रिय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमन साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइए, खबर तो है बहुत ज्यादा चली है मीडिया पे, बहुत खबरें हैं जो इतनी ज्यादा सारे मीडिया पे एक ही टाइम पे चलती हुई नजर आई हूं, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है अमन साहब? शोएब साहब आपने खुद ही जवाब दे दिया। देखिए खबर सब जगह चली है, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। मसला ये है कि इस खबर का कोई जरिया नहीं है, कहीं भी कोई जराए शो नहीं किए जा रहे, ये नहीं कहा जा रहा कि ये खबर दी किसने है, कहाँ सिंडिकेटेड खबरें होती हैं हमारी, सिंडिकेटेड खबरें समझ में आती हैं, लेकिन आप कहीं कोई तो जरिया शो करेंगे ना कि ये कहाँ से आई है। और अगर आप नहीं शो करते तो एथिकली फिर ये बर्डन ऑफ ट्रूथ आपके ऊपर आ जाता है कि कल अगर ये चीज़ कल फर्ज करें आप पे कोई इसको चैलेंज कर देता है तो आप जितने भी लोग हैं, अब जहाँ से भी ओरिजिनेट हुई है खबर, फिर उससे उन्हें बताना पड़ेगा ये चीज़ें। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता ये है कि हो सकता है इस खबर में बहुत से हक़ाइक़ हों, हो सकता है कि ये जो चीज़ें दी गई हों उनमें होंगे, लेकिन बज़ाहिर मुझे ये खबर प्लांटेड लगती है। और इस तरह की खबरें हमारे यहाँ लीक करवाई जाती हैं, उनके होते हैं, देखते हैं बाद सिचुएशन में देखते हैं कि रिएक्शंस क्या आता है, इसलिए भी खबर लीक करवा दी जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है जब अखबारात या चैनल ये खबर दे रहे हैं और उसमें आप कोई ज़राए को कोट ना करें, ज़रूरी नहीं है कि उनका नाम ही दें, आप कम से कम ये तो कहा जा सकता है ना कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के ज़राए के मुताबिक या FIA के ज़राए के मुताबिक या किसी और ज़राए के मुताबिक, क्योंकि खबर की सेहत जो है, अगर आपने ज़राए शो नहीं किए तो खबर की सेहत वैसे ही कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि या तो मैं ये कहूँ कि जी एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन या जंग इन्वेस्टिगेशन या XYZ इन्वेस्टिगेशन, उनकी तहकीक के मुताबिक ये चीज़ें पता चली हैं, तब तो समझ में आती है कि एक अखबार ओन कर रहा है। लेकिन एक ही तरह की खबरें सब जगह एक ही वक्त में और एक ही तरीके से देना, तो मेरा ख्याल है सहाफ़ती बददियानती है। ठीक हो।
अच्छा मतलब मैंने ब्रेक लेनी है। मैं आपके पास अतर काजमी साहब और शौकत पाई साहब दोनों के पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर फर्ज करें कि ये खबर इसका कोई सोर्स नहीं है तो इस मकसद क्या हो सकता है? आखिर कोई ना कोई मकसद तो होगा। छोटी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रश्न फरमाइएगा सर, ये आखिर इस टाइप की जो खबरें आती हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कुछ ना कुछ फायदा होता है। क्या फायदा लिया जा रहा है, क्या मकसद है? कहीं कहीं एक पीटीआई चेयरमैन पीटीआई को मजीद बदनाम करने की कोशिश है, बीबी को मजीद बदनाम करने की कोशिश है। मकसद क्या हो सकता है इसका? हंसी निकल रही है आपकी। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि चलें, ब्रिगेडियर साहब तो जर्नलिस्ट नहीं हैं, मदर साहब माशाल्लाह हमारे उस्तादों जैसे हैं, आप भी एक मकाम मर्तबा रखते हैं। अच्छा जी। काज़मी साहब का भी एक मर्तबा है, मैं भी एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ और आपका भी मर्तबा है। हम सारे जर्नलिस्टों को, हम चारों को पता है कि मकसद क्या है। वैसे क्या मकसद हो सकता है? अच्छा, हम चारों को मालूम है कि इस तरह की खबर कहाँ से आती है। हम चारों को पता है, जो आप आज आपने बात की कि आज बयाक वक्त सारे चैनल चलाई, सबको पता है हम किस से छुपा रहे हैं। ठीक है, आप मुझसे छुपा रहे हैं, मैं कादमी साहब से छुपा रहा हूँ। कादमी साहब अभी चूंकि बारी नहीं हो सकता है ये ना छुपाएं, मदर साहब किस से छुपा रहे हैं? ठीक है। तो मैं हंस इस वजह से रहा था कि हम सब कुछ जानते हुए भी नहीं, पहले इस टाइप की खबरें किसी न किसी बंदे के नाम से छपती थी हमेशा। ये पहली मरतबा हुआ, वैसे मेरी जर्नलिज्म की हिस्ट्री में, तारीख में जो मैंने काम किया है, कि पहली मरतबा नाम नहीं कोई, मैं फिर हंस रहा हूं, आ गई और उसके बाद मैं फिर हंस रहा हूं। एक सास की एक दामाद के बारे में एक ऑडियो लीक आई और वो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। क्या किसी ने जिम्मेदारी ली थी कि मैंने ये तो वेबसाइट पे आई ना, वेबसाइट का रेफरेंस आता रहेगा, ये देखें सब जाली था ना। वो वेबसाइट जो भी था, जो वेबसाइट वाले सामने आए और चीफ जस्टिस साहब, वक्त के चीफ जस्टिस, ना सुओ मोटो नोटिस ले सके, ना वो 184(3) वो कर सके, ना वो फैसला रोके रखा उन्होंने। वैसे ये है उनका कमाल के बेंच बना के बात ये है उनको भी पता था और हमें भी पता था। बात ये नहीं है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। अभी मदर साहब ने सही बात की कि इसकी ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, क्या ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है। हम अब उलझ गए, मैं और भी कमेंट्स दिन में देख रहा था इस तरह के, क्या ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है। मसलन अभी अगर ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये डायरेक्ट लिंक नहीं है, बंद लिफाफे पे 190 मिलियन पाउंड वाली वो तो साइन करवाए गए ना, ठीक है, कैबिनेट से ना, वो तो प्रूफ है ना। ब्रिगेडियर साहब खुद बयान कर गए कि 240 कनाल जमीन का भी प्रूफ है ना। तो वो शुरू में तो वो बातें भी ऐसे ही हुई ना। शहजाद अकबर साहब भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है सारे काम का। अभी कल भी वो अपना वीलॉग कर रहे थे, मैंने देखा, वो कुछ कह रहे थे किसी अपने ही पार्टी के बंदे के बारे में। तो इसलिए ये चीजें हैं। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस इंफॉर्मेशन को किसी और को इम्प्लीकेट करने के लिए, और मेरा जवाब है यस, ठीक है, यस। क्योंकि अगर कोई उस तरह बीबी का बेसिकली आपका ख्याल देखिए ना, रिजवान गोंदल डीपीओ पाकपतन वाले से मामला शुरू करें तो आपको लिंक्स बनते हैं, ठीक है। और फिर आपने खुद भी कहा कि फरा गोगी साहिबा वो मसलसल इधर ही रहती थी, उनका बाकायदा एक कमरा था। और ट्रांसफर पोस्टिंग, फरा गोगी अगर ओकाड़ा में बैठी हो या सरगोदा में बैठी हो या वो पाकपतन में बैठी हो या वो सियालकोट में बैठी हो, मिनिस्ट्रीज के इंटरव्यू करती थी। अलीम खान साहब ने मुझे खुद बताया हमारे शो में, उन्होंने कहा जी मैं इंटरव्यू देने के लिए उनके घर गया। और फिर जो कुछ चूड़ियों के या अंगूठियों के या इतने करात तो सोना और इतने करात ना, वो भी ऑडियोज आई। अगर हम उन ऑडियोज को अब तक सही समझ के तबसरे करते रहे तो फिर इस इंफॉर्मेशन की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा टेस्ट केस बनता है। और वो थे तो एहतसाब के एडवाइजर, वो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये सारी चीज फेक है। अब पता नहीं वो उस वक्त किस तरह का एहतसाब करते थे। एक तो कम से कम उन्होंने बात कर दी कि 7 करोड़ मैंने वापस करवाए थे, इतना तो उन्होंने आज उन्होंने बिल्कुल एक चीज कंफर्म कर दी कि करप्शन हो रही थी, कि काम चल रहा था। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा काज़मी साहब ये फरमाइए सर, ये अगेन वही, या तो अगर हम इस स्टोरी को देखें तो ऐसे महसूस होता है कि अब बुशरा बीबी जो है उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, पहले भी था लेकिन अब मसलसल तंग हो रहा है। और जब ये फरा गोगी के अकाउंट्स और फिर कुछ ऐसे असासे भी हैं
है कि जो जिनकी मलकियत अभी जाहिर नहीं की गई, अब जिनके नाम पे वो असासे हो सकता है कि वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो, वो सामने आने के लिए तैयार हो, वो FIR करवाने के लिए तैयार हो, वो अपने आप को स्टेट के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हो, तो उसके बाद तो ये स्टोरी चेंज हो जाएगी सारी। जी, अब मुझे अभी तक जो समझ आई है, हो सकता है नाकस अकल है मेरी, कि ये बेनामी जायदादों के हवाले से बेनामी एक खबर आई है। अब ये बेनामी खबर जो है, जो बेनामी जायदादों के हवाले से आई है, इसका अब हम किस तरह पता चलाएंगे कि ये दुरुस्त है या नहीं है? अब ऑब्वियसली तहकीकात होंगी तो सामने आएगी चीज़, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल सामने हैं। अब मसला ये है कि एक इल्ज़ाम जो लगता है इस स्टोरी की, तो चले ये बेनामी खबर है, बेनामी जायदादों के हवाले से हमें नहीं पता। इल्ज़ाम क्या लगता है? अरबों करोड़ों रुपए पोस्टिंग ट्रांसफ़र के दिए गए। ठीक है, अब मोहतरमा फरा गोगी साहिबा तो यहाँ पे नहीं है, उनको तो हम नहीं पूछ सकते, उनके हवाले से बेनामी खबर आई है, बेनामी जायदादों के हवाले से। लेकिन जिनकी वो पोस्टिंग ट्रांसफर करवाते थे मुबैना तौर पे करोड़ों रुपए लेके, क्या आईने पाकिस्तान ये इजाजत देता है कि कोई अफसर करोड़ों रुपया दे के जो है वो अपनी पोस्टिंग करवा ले? अब वो अफसर किधर है? या तो पोस्टिंग करके उसको जो ACRs का इशू बन जाएगा, वो तो फारिग हो जाएगा। नहीं, जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं और जो ये इंफॉर्मेशन देते हैं, वो अफसर की ट्रांसफर यूगोस्लाविया तो नहीं हुई थी ना। 5 अफसर ऐसे पकड़े इदारे जो करप्शन में, आप रिश्वत दे के पोस्टिंग लेना करप्शन है। ये तो सबसे आसान केस है साबित करने के लिए। अगर इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुलविस थे, बुशरा बीबी इंफॉर्मेशन ये है कि जिन लोगों ने ये बयान दिया है कि जी हमने पैसे दिए थे और पोस्टिंग ली थी, उन्होंने शर्त ये रखी थी कि हमें किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हमें किसी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे हमारी सर्विस का प्रॉब्लम हो जाएगा। हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, लेकिन हम बतौर गवाह किसी जो लोग रिश्वत दे के पोस्टिंग लेते हैं, क्या वो पाकिस्तान की आवाम को सर्विस दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। क्या रियासत पाकिस्तान इस चीज की मुतामिल हो सकती है कि ऐसे लोगों को रखा जाए ब्यूरोक्रेसी में जो रिश्वतें दे के पोस्टिंग लेते हैं? उनको तो सबसे पहले पकड़ना चाहिए। फिर इसका मतलब है कि करप्शन मसला नहीं है, उनको पकड़ना मकसद नहीं है। जो रिश्वत दे के पोस्टिंग करवाए मुबैना तौर पे, मेरे पास तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी मसला नहीं। बल्कि उनमें तो एक ऐसी खातून का नाम भी है जो डिप्टी कमिश्नर है लाहौर की, उन्होंने कहा जी पैसे दे के। अब मसला ये है ना कि ये फिर तो ये बहुत बड़ा इशू है। फिर तो यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगर जो जिन्होंने रिश्वत दी है, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो है एक जुर्म करते हैं, तो वो क्यों नहीं आप पकड़े, उनको पकड़े और उनको सामने लेके आए कि जी ये 5 पोस्टिंग्स थी या ये 10 थी या 20 थी। ये तो सबसे आसान केस होगा साबित करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर कोई जिक्र ही नहीं कर रहे। इशू क्या? अब ये सारी स्टोरियां हो रही क्यों? मिल कुछ नहीं रहा। 16 महीने जमीन आसमान का जोर लगा लिया। अगर ये सारी इतनी करप्शन होती ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, तो ये साइफर वाला और ये तोशाखाना वाला केस ना चलता। बाकी देखिए, हर दौर के अंदर इस मुल्क में, मैं ये नहीं कहता कि उसमें दूध और शहद की नहरें थी और सब कुछ इंसाफ के मुताबिक हो रहा था, वो बहुत कुछ हो रहा होगा। लेकिन मेन मसला यही है कि ये बेनामी जायदादें जो हैं उसका और ये बेनामी खबरों का असल इशू ये है कि कुछ मिल नहीं रहा इमरान खान के। बस अब आपके पास एक सवाल छोड़ना है और फिर मैंने ब्रेक लेनी है। ये फरमाइएगा, अली नवाज अवान साहब की गिरफ्तारी हो गई, अहमद डोगर साहब की गिरफ्तारी हो गई, और फिर लाहौर में जिस बंदे ने सबसे पहले कोर कमांडर के घर को आग लगाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इल्ताफ महमूद उसका नाम है, और उसने क्लेम ये किया है कि एक न्याजी साहब हैं जिसका नाम मैं ज़ाहिर वक्फे के बाद आपको बताऊंगा, और उन्होंने मुझे डायरेक्ट ये कहा था, और पूरा एक नेटवर्क था, 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। तो मेरा ख्याल है अगर फ़र्ज़ करें कि अली नवाज अवान साहब और अहमद डोगर साहब भी पार्टी छोड़ देते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और साथ जो न्याजी साहब हैं वो भी सामने आ जाते हैं, तो फिर ये एक नया सिनेरियो डेवलप होता हुआ नजर आया। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा, मज़हर अब्बास साहब की अली नवाज अवान साहब हैं, अहमद डोगर साहब हैं, फिर एक लड़का है 42 साल उसकी उम्र है, लाहौरी है, इल्ताफ महमूद उसका नाम है। उससे सबसे पहले कोर कमांडर हाउस में आग लगाई थी। जुबैर न्याजी जो इनके सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे लाहौर के, उनके साथ उनका मुसलसल रब्ता था, और अब जुबैर न्याजी साहब जो है वो भी सामने आने वाले, वो भी किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और एतराफ़ कर लेंगे अपना। वो जो इल्ताफ महमूद है वो भी उनको मान लेगा, तस्लीम कर लेगा, उनकी शनाख्त कर देगा। तो उसके बाद ये नया पंडोरा बॉक्स भी खुल रहा है। मेरा ख्याल है खान साहब के लिए इलेक्शन लड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। देखिए चल साहब, इलेक्शन लड़ना तो ज़ाहिर एक मुश्किल काम होता है, और ऐसी सिचुएशन में और मुश्किल होता है। लेकिन इससे फिर इलेक्शंस के अपनी जो डायनामिक्स हैं, इलेक्शन के अपना जो क्रेडिबिलिटी है उसका क्या बनेगा? क्योंकि नॉन क्रेडिबल इलेक्शंस के बाद भी हुकूमतें बनती हैं और चलती रहती हैं, तो यहाँ भी इलेक्शन हो जाएगा और चलता रहेगा। लेकिन हम जो ऑप्टिक्स पेश कर रहे हैं, एक तरफ तो ठीक है, जो जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है आप कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन ये कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही ना।
जब आप कानूनी कार्रवाई होती है तो फिर ये नहीं होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उसे छोड़ देते हैं, फिर ये नहीं होता कि इंटरव्यू कहीं दिलवा के उसको छोड़ देते हैं, फिर आप कानूनी कार्रवाई करें उसमें। यहाँ लग नहीं रहा कि कानूनी कार्रवाई। अब एंटी करप्शन ने फवाद चौधरी को पकड़ा तो फवाद चौधरी के चेहरे पे कपड़ा डाल के और हाथों में हथकड़ी लगाने की क्या ज़रूरत थी? कितने इस तरह के केसेस में चेहरों पे कपड़े डाल के पेश किया जाता है? कपड़ों पे कपड़ा डाल के मुंह पे मुंह चेहरा छुपाने का की क्या वो है उसकी? इवन कानून के अंदर कहाँ ये कहा जाता है? जब आप किसी को आइडेंटिफाई करना होता है आपने उस सूरत में ये करते हैं। कोई टेररिज्म का केस होता है, कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस होता है, इस तरह आप पेश करने में तो सिर्फ आप ये है कि आप किसी की हतक कर रहे हैं। आप जिस तरह हथकड़ी लगा के शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगा रहे हैं, फवाद चौधरी को हथकड़ी लगा रहे हैं, आप जिसको पकड़ के हथकड़ी लगा रहे हैं और उसके बाद जो आपके हक में बोलना शुरू कर दे वो उसके ऊपर केसेस खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह इलेक्शंस होता नजर नहीं आ रहा। इस तरह इलेक्शंस हो भी जाएगा तो वो इलेक्शंस को मानना बड़ा मुश्किल होगा। ये हमने माजी से सबक नहीं सीखा, बदकिस्मती से माजी में हम इस तरह की चीज़ें करते रहे, आज फिर हम उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे हैं। अब अली नवाज ऐवान को या सदाकत अब्बासी को आप मुझे बताएं ना, हम सारे चारों जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, कैसे आप किसी एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू कर सकते हैं जो बुनियादी तौर पे आज़ाद नहीं है, जो बुनियादी तौर पे जो है मजबूर है, वो सही है गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन जो आदमी अपनी फ्री विल पर जवाब नहीं दे पा रहा हो उसका आप इंटरव्यू एथिकली कैसे कर सकते हैं कि वो आपको पता है कि ये अपने फ्री माइंड के साथ जवाब आपका मतलब ख्याल ये है कि अगर इस किस्म की कोई ऑफर आए तो जो जर्नलिस्ट है उसको इनकार कर देना चाहिए, उसे इनकार कर देना चाहिए कि जी हम ये शो नहीं करेंगे या हम ये इंटरव्यू नहीं करें? बिल्कुल कर देना चाहिए, इसलिए कि आपको पता है कि एक आदमी को जबरदस्ती इंटरव्यू करवाने के लिए लाया जा रहा है। आप कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि वो आप जो भी सवाल करेंगे वो उसका जवाब अपने फ्री माइंड से नहीं दे सकता। तो मैं तो बिल्कुल भी समझता हूं कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये बहुत गलत हुई हैं और मेरा ख्याल है मीडिया हाउसेस को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। इस तरह आप नहीं अपने चैनल्स को इस तरह अलाउ कर सकते। हाँ, कोई अपनी फ्री विल पर आके कोई पार्टी छोड़ता है, बिल्कुल उसे बिल्कुल हक होना चाहिए, उसको बिल्कुल आप इंटरव्यू भी करें, उससे जितना क्रिटिकल इंटरव्यू करें, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई अंडर सर्विलेंस है। मतलब अगर कोई बंदा मर्जी से आना चाहे कि अगर वो खुद एंकर से राब्ता करके कहता है जी कि मैं आपके शो में आना चाहता हूं तो फिर क्या एतराज किया जा सकता है? या वो आके खुद बैठ के वही कहता है जी मैं अपनी विल से आया हूं, ये सारी बातें मैं खुद कर रहा हूं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं उसको? ये भी तो एक चीज़ है ना सर। अब शौकत पाशा साहब ये फरमाइए सर, ये आपको सिनेरियो इलेक्शन के अंदर को बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब तो अब तकरीबन ढोल बजा रहे हैं वो, और बाप पार्टी के साथ उनकी मुलाकात भी हो रही है, उनके साथ भी उनका एक इत्तेहाद हो रहा है, एमकेएम के साथ हो चुका है। देखिए, एमकेएम को विन ओवर करना वो भी इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये कोई ऑल टाइम स्मूथ रिलेशनशिप नहीं है पीएमएलएन का और एमकेएम का। आपको अर्ली 90s वाला वो ऑपरेशन भी याद होगा, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब के मरहूम के दौर वाला। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ एमकेएम तो बिल्कुल पार्टनर थी और मियां साहब उस वक्त फिर 2013 के बाद फिर ऑपरेशन करवाया नून लीग साहब ने मियां नवाज शरीफ के दौर में। उसमें तो खैर वो जब मियां साहब गए थे कराची, ये लोग साथ थे, तो कोई स्ट्रेंज स्मूथ हमेशा नहीं रहा। बट ये बड़ी विन है कि वो कम अज कम एक इम्प्रेशन देने में, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कराची में मियां साहब को कोई फायदा होगा या एमकेएम को कोई पंजाब में कोई फायदा हो जाएगा। लेकिन आपने एक गिमिक क्रिएट कर दिया, आपने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। सिमिलरली जब वो बलूचिस्तान में जा रहे हैं तो यूजुअल इंप्रेशन, एक नॉर्मल इंप्रेशन बन रहा था कि जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी में आ गए थे, मीर सनाउल्लाह ज़हरी पीपल्स पार्टी में आ गए थे, कुछ बाप के लोगों से आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकातें भी होती रहीं, और फिर ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी बलोच हैं और कुछ उनकी वो इक्वेशन भी बनती है। मियां साहब जब बलूचिस्तान जाएंगे, बाप पार्टी अगर अलायंस ऐलान कर देती है तो ये भी एक, वो कहते हैं ना, हवा बनाने के लिए। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बाप पार्टी बुनियादी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने बनवाई थी, लेकिन अब वो बेनिफिशियरी नहीं है, बेनिफिशियरी मियां नवाज शरीफ हो रहे हैं जिनके खिलाफ ये पार्टी बनी थी।
देखे ना उसमें बेनिफिशरी मसलन मीर सनाउल्लाह ज़हरी साहब निकल गए, हुकूमत तो मीर सनाउल्लाह ज़हरी साहब की टॉपल हुई थी उसके बाद, लेकिन मीर सनाउल्लाह की गवर्नमेंट थी ना वो सारी खत्म हो गई, उसी की नून लीग में से बाप पार्टी बन गई, बाप पार्टी दोबारा नून लीग के साथ मिल रही है, तो फायदा नवाज शरीफ इवन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब काकड़ साहब भी तो उस वक्त मीर सनाउल्लाह ज़हरी के तर्जमान थे बलूचिस्तान हुकूमत के, फिर बाप पार्टी में ये अब माशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन अगेन मैं बात करूंगा कि 16 सीटें बलूचिस्तान से नेशनल असेंबली की, अगर 16 की 16 भी जीत जाएं तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो एक पॉलिटिकल एंगल बनता है कि हमारे वो भी पार्टनर बन गए, हमारे वो भी पार्टनर बन गए, जो मियां साहब ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में कहा था कि 40 साल का मेरा निचोड़ है कि मिलकर चलना चाहिए, मुत्तहद होना चाहिए, अब मियां साहब उसको अमली जामा पहनाना चाह रहे हैं। पहले जलसे में वो मीनार पाकिस्तान वाला तो चलो एक अराइवल था, अब वो पार्टी से मुलाकातें कर चुके हैं, कल भी गवर्नर हाउस में वो बैठे रहे, आज भी उन्होंने कुछ मुलाकातें की, तो अब उस फीडबैक के बाद यानी पहले तो आए उन्होंने तकरीर की, अब पूरी लीडरशिप के साथ फीडबैक लेकर पूरे लोगों से बात करके अब इस जलसे में जब वो तकरीर करेंगे तो वो देखने वाली होगी कि उस जलसे में वो सिर्फ एजेंडा क्या पेश एजेंडा या आधी मफामत करते हैं, सबके साथ मफामत चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि फ्री इलेक्शन कराएं, जो मदर साहब क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेशक पीटीआई जीत जाए आप उसके हवाले हुकूमत कर दें। क्या मियां साहब ये स्पिरिट का इजहार करेंगे? मियां साहब अपने उस मीनार पाकिस्तान तो वाले पीटीआई स्प्लिट हो रही है, दूसरी जो पीटीआई होगी ना उसको मियां नवाज शरीफ साहब सपोर्ट करेंगे। वैसे एक नई पीटीआई बन रही है जिसके पास बल्ले का निशान भी होगा। वैसे मैं ब्रेक लेनी है, काजवी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, टाइम कम है इसलिए मैं चाह रहा था कि बाद आपकी बात कह दें, नहीं तो दरमियान में रह जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर खान साहब को साइड पे कर दिया जाता है, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो क्रेडिबिलिटी क्या होगी उस गवर्नमेंट की। छोटी सी ब्रेक और बरवारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। काज़मी साहब ये फरमाइएगा सर, ये फर्ज कर लें कि इलेक्शन हो भी गए, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन भी गए और उन्होंने सारी पार्टीज को अपने साथ शामिल भी कर लिया, इंक्लूडिंग पीटीआई का एक ग्रुप जो इमरान खान साहब से अलग होकर बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ लेता, उसको भी शामिल करके, फिर भी उस हुकूमत की मियां नवाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी नजर में जो असल बहरान शुरू होगा वो इलेक्शंस के बाद होगा, इसलिए कि अभी तक जिस भी जमात से लोगों का ताल्लुक है या जिस भी जमात को वो वोट देना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि वोट की पर्ची के जरिए 8 फरवरी को हम अपनी मर्जी की तब्दीली ले आएंगे, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। लेकिन जब उसमें से एक बड़ा तबका ये समझेगा कि मेरे वोट को ना इज्जत मिली, ना मेरे वोट को कदर मिली, ना ही मेरे वोट को काउंट किया गया, तो फिर क्या उसका रिएक्शन क्या आएगा? उसका रिएक्शन ये होगा कि अगेन आपकी एक ऐसी हुकूमत होगी जिसमें इस्तेहकाम नहीं होगा। आपने देख लिया 16 महीने के दौरान एक तरह से इस मुल्क में कौमी हुकूमत थी। अब जिस तरह प्राचा साहब भी अभी फरमा रहे थे कि मियां साहब ने जलसे में भी कहा कि उनकी 40 साल की सियासत का निचोड़ ये है कि सबको साथ लेके चलना। ये 37 साल पहले तक उनको नहीं पता था, अब ये 40 अब ये इसलिए पता चला है कि एक बंदा आ गया इमरान खान जिसने इनकी सियासत को खतरे में डाल दिया, तो ये सारे इकट्ठे हो गए। क्या 37 साल पहले इनको समझ नहीं आई थी? 37 साल तजर्बा कम है, पीपल्स पार्टी वाले भी साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे, दूसरे भी साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। अब ये सिर्फ बात यह है कि आप अपने पॉलिटिकल उसके लिए, सर्वाइवल के लिए सब लोगों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें इशू यह है कि जब आप आवाम को साथ लेके नहीं चलेंगे, आवाम की विल आपके साथ नहीं होगी, तो फिर आपके लिए मसाइल होंगे। और मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, वैसे आवाम की विल कैसे पता चलेगी? वो तो इलेक्शन से पता चलेगी ना। आप इलेक्शन जैसे भी होंगे, जो शख्स जीतेगा वो गवर्नमेंट बना लेगा। देखिए इलेक्शन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ये फ्री भी है और उसके बाद ट्रांसपेरेंट भी? मैं इसका छोटा सा फार्मूला आपको बता देता हूं। पहले है फेयरनेस। फेयर क्या है कि आपने कहा कि ये डील आपको इस टाइम पे मिलेगी, फेयर है कि वो उसी टाइम पे मिले, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपको उसी टाइम पे मिल जाए। आइन ने कहा कि ये 60 रोज या 90 रोज में आपको ये हक मिल जाएगा, ये है आपको हक, वो मिल गया, ये फेयर हो गया। अगला ये है कि वो जो हक है वो आपने प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया और उसमें जितने भी राइट्स थे वो आपको मिले। अब तक जो है वो फेयरनेस तो खत्म हो चुकी है, इस इलेक्शन में देयर इज नो फेयरनेस, इसलिए कि 90 रोज के अंदर पाकिस्तान की आवाम को आइन के मुताबिक वो उनका हक नहीं मिला। अब आगे ये है कि ये फ्री कितना होगा? फ्री ये उतना ही होगा जितना आप बता रहे हैं कि ये भी हो जाएगा तो उसको भी इजाजत नहीं होगी, वो भी
सामने आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पहले ही खड़ा हो चुका है। तो अब इलेक्शंस के बाद इस पे क्या होगा वो फिर वक्त ही तो बताएगा। आपका ख्याल इखलाकी तौर पे गवर्नमेंट कमजोर होगी वो, और वो बड़े फैसले नहीं कर वो सकते? इखलाकी नहीं, इखलाकी तो बात की बात है ना, सियासत में पाकिस्तान में इखलाकियात तो रही नहीं है, उनको वो मैंडेट नहीं होगा अवाम का। जब अवाम का मैंडेट ना हो तो वो हुकूमत जो है उसको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं होगी, इखलाकियात तो रहे। तो आपका ख्याल ये है कि इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे अगर हम एक अच्छा इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो खान साहब को बाहर होना चाहिए? नहीं, खान साहब को बेशक बाहर ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, हर शख्स को सियासी अमल में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। खान साहब जेल में रहते हुए मियां साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ लें, अगर वो उनको आइन और कानून कहता है ये डिस्क्वालीफाई हो गए, वो बेशक हो जाएं। लेकिन अगर आप उनके कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने दे रहे, जिस तरह भी आप फरमा रहे हैं कि लोग छोड़ के चले जाएंगे, उनका कैंडिडेट कहीं पे नहीं मिल रहा, तो फिर वो फ्री लोग तो खुद छोड़ के जा रहे हैं ना जी, किसी ने किसी को कहा है कि आप छोड़ जाएं? हाँ, ये तो बड़ी ये बात ठीक है। सीरियसली मतलब देखे, अली मोहम्मद खान साहब भी तो है ना, पार्टी के अंदर है जी जी, तो वो भी जेल के अंदर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर था। शहरयार आफरीदी है जेल के अंदर हैं, अभी खवातीन उनकी जो है लाहौर जेल के अंदर हैं सारी, है ना जी? जी, जी, जी। तो बाकी लोग भी तो उसी करैक्टर का मुजाहरा करें ना, क्यों नहीं किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जेल के अंदर हैं, लीगल सिस्टम के अंदर हैं। सदाकत अब्बासी साहब कहां पे थे, वो किसी को पता नहीं था। वो देखें, अगर फर्ज कर लें कि आपकी बात ठीक है, मसला ये है कि सदाकत अब्बासी साहब अपनी गिरफ्तारी दे देते, गिरफ्तारी दे के जेल जाते, वो खुद गिरफ्तार होते। वो नहीं, उनको गिरफ्तारी किया गया था, उनको कौन सा कोई मेहमान गिरफ्तार नहीं किया गया था ना, जब आपके खिलाफ केस है, दूसरे लोगों को भी तो गिरफ्तार किया नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी दी। आप सिस्टम में आ जाए, वो आप खुल के जिन लोगों ने गिरफ्तारी दी है वो सामने है अभी, लेकिन ये छुपे रहे ना, मसला वो भी छुपे रहे, फिर अब अली नवाज अवान भी छुपे रहे, आपको छुपने की क्या जरूरत है? तो जो छुपे उसका वो फिर जमात छोड़ आपके देगी। खिलाफ केसेस हैं तो आप अपने आप को पेश करें जी। हाँ, नहीं, देखिए लीगल सिस्टम के अंदर आप आए, आप अपने आप को पेश करें, जरूर करें, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी फिर भी वही कहने का मकसद है कि अगर किसी शख्स ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसके साथ हुकूमत और रियासत कैसे डील करती है? उस शख्स पे इल्जाम किया कि तुमने कानून तोड़ा है, कानून तोड़ने वाले के साथ कानून शिकनी करके तो रियासत अपना बदला बराबर नहीं करती ना, फिर वो तो कोई मसला ही नहीं रह गया। अच्छा, मसला ये सब कुछ आपके सामने है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर जब गवर्नमेंट बनेगी तो अगेन वही सवाल है कि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी और मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क को गवर्न कर सकेंगे उस सारे मामले में? नहीं चौधरी साहब, क्रेडिबिलिटी बने न बने, असल चीज ये कि क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो जाहिर है फिर माशी इस्तेकाम भी नहीं आएगा, तो हम तो फिर स्क्वायर वन पे ही खड़े होंगे। अगर आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी थी और लानी है तो आपको तमाम जमातों को मसावी हक देना पड़ेगा, इलेक्शंस हों और तमाम जमातों को ये एग्री करना पड़ेगा कि उनको फ्री एंड फेयर चांस मिलता है, तो उन्हें नताइज कबूल करने पड़ेंगे। पॉलिटिकली आप कोई बड़ा चार्टर बना लें नहीं बना लें, लेकिन इलेक्शंस अगर फ्री एंड फेयर होते हैं और उसमें तमाम पार्टीज हिस्सा लेती हैं, इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करता, पार्टीज को पूरा चांस मिलता है, तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम एक कदम आगे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम नहीं आएगा तो आपके सिक्योरिटी के मामलात और ये दीगर मामला जो हैं ये अटकते रहेंगे और हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, आखिरी मिनट है, प्राचा ये फरमाइएगा सर, अगेन वही सवाल फिर ये है कि अगर फर्ज करें क्रेडिबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो मुल्क कैसे चलेगा? फिर स्टेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी अपनी जगह पर, लेकिन ये तो देखें कि 10-12 साल से क्यों नहीं स्टेबिलिटी रहने दी गई। क्या 2017 में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो जाल बुना गया उस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं थी? क्या गवर्नेंस का मसला था? क्या उस वक्त मुल्क मनफी में जा रहा था? क्या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था? तो हमें उन फैक्टर्स को सामने रखकर अगले फैसले करने होंगे। मियां साहब ने अभी नहीं सीखा कि मुत्तहद होना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हुआ था वो इस बात का बाकायदा मदर था, मैं मदर अब्बास साहब की बात नहीं कर रहा, ठीक है, कि सबूत था कि उनको समझ आई है इस चीज की। फिर जिस वक्त धरना 2014 का आया मुल्क को तबाह करने के लिए, चीनी सदर के दौरे को नाकाम बनाने के लिए, उस वक्त भी पार्लियामेंट इकट्ठी होकर बैठी, तो जो सियासी जमात उन्होंने बहुत सबक सीखे हैं। अब वक्त ये है कि जो रखने डाले जाते हैं, जो गेमें की जाती हैं, खुदा के लिए वो गेमें बंद। बिल्कुल ठीक, ख्वासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाने किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।